हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है डूम सेंटर का एक और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेरास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेरास का एक स्पेशल ग्रुप है, जिस ग्रुप की एक लीडर भी है जिसे डीमन किंग कहते हैं। इस डीमन किंग का, इस सीरीज का जो मेन डीमन किंग है, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल डीमन किंग वो है जिसे हमें इस सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसे शेन ने मारकर रीइंकार्नेटेड की प्रोसेस को वापस से शुरू किया था। और उसी डीमन किंग को सारे मॉन्स्टर्स अपना राजा मानते हैं, लेकिन जो मेरास की किंग है वो केवल मेरास की ही किंग है, बाकी मॉन्स्टर्स से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इस सब के बाद में बात आती है मेरास की। मेरास का काम होता है जो भी कल्टिवेटेड जीव्स है उन सभी की पावर को वो अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करती है। न केवल पावर को, वो उनकी एज को भी ऑब्जॉर्व कर सकती है। मेरा जिस किसी भी जीव से चिपक जाए उसकी एज को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करके उसे बूढ़ा बना सकती है और खुद की एज को और ज्यादा बढ़ा सकती है। एक तरीके से एज इनकी खाने की तरह है। इसी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद में इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में शेन इन दो मेरा साथ में होता है। इनमें से एक मेरा शेन के पास में खुद आई थी, तो दूसरी मेरा को शेन ने बुलाया है। यहाँ पर आने के बाद में शेन और मेरा के बीच में कुछ बातें होती है। शेन के सामने एक ऑफर रखता है कि वो इनकी डीमन किंग से मिलना चाहता है, क्योंकि शेन को उससे कुछ काम है, लेकिन ये इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। तो शेन इनको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताता है कि दूसरे वर्ल्ड से जो कल्टिवेटर इनके वर्ल्ड के अंदर आए उनके अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरास के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए अगर ये मेरा उनके ऊपर अटैक करती है तो काफी ज्यादा चांसेस है ये फाइट के अंदर उन सभी को हरा पाएंगी। इसी चीज को चेक करने के लिए ये दोनों मेरा पास ही में जो इन कल्टिवेटर्स का कैंप होता है उनके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ से हम उस कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ताकतवर कल्टिवेटर बैठा होता है। इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं, क्योंकि इसे फ्लावर गॉडेस ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत बुरी तरह से पीटा है। लेकिन किस तरीके से ये वहां से जिंदा बचकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी भी ये कब्जा डरा हुआ है। ये बेटे सोचने लगता है वो लेडी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उसने लगभग मुझे मार दिया था, बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकला हूँ। अगली बार जब हम उस पर अटैक करेंगे तो और ज्यादा तैयारी से करेंगे और अगली बार हम उसे हरा देंगे। इसी टाइम पर इस कल्टिवेटर को कहीं से एक आवाज आती है, तो तुम हो वो जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर आए हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी में से तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए हम डायरेक्टली तुम्हारे पास में आए हैं। इसी वजह के साथ में एक मेरा इस जगह पे दिखाई देने लगती है। कल्टिवेटर उसे देख थोड़ा घबरा जाता है। वो कहने लगता है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई। मेरा कहती है हम यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद करने के लिए आए, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। हमें दिखाई दे रहा है तुम कब्जे थके हुए हो, हमारी मदद से तुम्हें काफी फायदा होगा। यहाँ पर ये दोनों मेरा दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि इस कल्टिवेटर को लगता है कि इस वर्ल्ड की ये कोई नॉर्मल सी लड़कियां हैं, जिसके साथ में ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए वो उन दोनों लड़कियों को रोकता नहीं है, बल्कि उन दोनों को अपने पास में बुलाकर खुश होता हुआ उनके साथ में एंजॉय करने लगता है, उन दोनों की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। और फिर शाम में कुछ शराब वगैरह होती है, उसको भी पीने लगता है। इस शराब को पीने के बाद में जैसे ही इस कल्टिवेटर को थोड़ा नशा चढ़ता है, इनमें से एक मेरा बोलने लगती है तुम दूसरे वर्ल्ड कल्टिवेटर काफी डम्ब हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ तो हमने आज तक नहीं देखा, जो कि अपनी मौत के साथ में इस तरह से खेल रहा हो। यहाँ पे इस कल्टिवेटर को इस मेरा की ये बात समझ में नहीं आती, उसे केवल ये कोई डर्टी टॉक लगती है, जिसे सुनकर ये बस एंजॉय करता रहता है। इसी टाइम पर ये दोनों मेरा अपना दर्द दिखाना शुरू करती है। वो तुरंत ही इसकी एज को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है। इसके एक सेकंड बाद में ही इस कल्टिवेटर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। ये बूढ़ा हो जाता है, पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। इस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए ये मेरा बोलने लगती है ये एनर्जी तो काफी शानदार है, काफी लंबे टाइम के बाद में इस तरह की एनर्जी को ऑब्जर्व करने का मौका मिला है। सच में ये कल्टिवेटर्स एकदम बेवकूफ है, हम इनके ऊपर आसानी से अटैक करके इनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफी अच्छा और काफी आसान शिकार होंगे। यहाँ से हम कुछ देर बाद में शेन को देखते हैं, जो कि आराम से इस कैंप की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, उस अलग अलग जगह पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है इन दोनों मेराज ने इस कैंप के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन सभी को मार दिया है। इसे देखकर शेन काफी खुश हो जाता है और सोचने लगता है ये तो बहुत जबरदस्त था, हमारे वर्ल्ड की दो मेराज ही काफी है यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी को मारने के लिए। मुझे यकीन है अगर किस तरीके से हमने इनके लीडर से बात कर ली तो उस वर्ल्ड हेवन रिलीम के कल्टिवेटर को भी हम हरा सकते हैं। ये कितने शेन आगे बढ़ रहा होता है, तभी तो सामने की तरफ एक मेरा दिखाई देती है, जिसने एक कल्टिवेटर को उठा रखा है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर रही है। ये करते हुए वो कहने लगती है तो तुम गलत नहीं कह रहे थे, इन सारे कल्टिवेटर्स के अंदर काफी अच्छी एनर्जी है और ये लोग हमारे बारे में नहीं जानते, तो इन सभी को हराना हमारे लिए बहुत आसान पड़ा। हमने इन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन इस सबसे एक बुरी चीज हुई है, हमने एनर्जी के साथ में इनकी यादें भी ऑब्जॉर्व किया है और इससे हमें कुछ भी खास पता नहीं चला है। हमें नहीं पता इन कल्टिवेटर्स का जो मेन लीडर है वो किस जगह पर है। शेन कहता है आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लीडर को आपके पास में कैसे भेजना है वो मैं देख लूंगा। इसी पॉइंट पे तो हमारे बीच में डील होने वाली है। क्या मैं ये चीज मान लूं कि आप दोनों और बाकी सारी मेराज मेरे सपोर्ट में है। मेरा कहने लगती है ठीक है हम सपोर्ट में तो हैं, लेकिन हम फिर से ये जानना चाहते हैं तुम्हें हमसे चाहिए क्या था। शेन कहता है यहाँ पर एक वर्ड कल्टिवेटर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे उसकी लाइफ चाहिए। मेरा कहती है लगता है मुझे अपनी बात को दोबारा से रिपीट करना होगा, वो वर्ड कल्टिवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है,
वैसे तो हमारे लीडर भी कुछ कम नहीं है, उनके सपोर्ट में बहुत सारे मेराज है जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर ये सब मिलकर भी उस वर्ड कल्टर से फाइट करेंगे तो वर्ड कल्टर मरने से पहले बहुत सारी मिराज को मार चुका होगा। शेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सब तो होगा ही, लेकिन तुम्हें सेक्रीफाइस तो करना ही होंगे क्योंकि वो एनर्जी तुम्हें भी मिलने वाली है। अगर तुम सबने उस वर्ड कल्टर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया तो तुम सबके सब कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो ये तो तुम्हें अंदाजा होगा ही। मेरा कहती है तुम बाकी ह्यूमन से कब ज्यादा अलग हो। नॉर्मली हम ह्यूमन के साथ में एक तरह से डील करते हैं और उसके बदले में उनसे उनकी लाइफ ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम हमारे साथ एक डील कर रहे हो जिसके बदले में हमारी लाइफ के ऊपर खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी ये डील काफी पसंद आ रही है। लेकिन तुम्हें कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले मैं जाकर अपने मास्टर से बात करूंगी, वो जो भी डिसीजन लेगी वही फाइनल होगा। शेन कहता है तुम लोगों का जो भी डिसीजन हो वो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर पॉजिटिव रिप्लाई के लिए इंतजार करूंगा। मेरा कहती है वैसे तुम इंतजार करने की बजाय हमारे साथ तुम चल सकते हो, तुम्हें इसके लिए केवल मरना होगा। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर कौन सी कल्टिशन एनर्जी है। मरने के बाद में जब तुम मेरा बनोगे तुम्हारी काफी सारी एनर्जी तो हमारे मास्टर में चली जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम एक मेरा बन जाओगे और जब तुम हमें से एक होंगे तो हमारी लीडर तुम्हारी बात को ज्यादा वैल्यू देगी। इस तरीके से इस डील को एक्सेप्ट करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। शेन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इस तरह की डील मेरे सामने काम नहीं करेगी, मैं ह्यूमन फॉर्म में ठीक हूँ। मेरा कहती है तुम ह्यूमन बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम जानते नहीं हो तुमने क्या मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी चॉइस है। फिलहाल के लिए इस मेरा बैल को अपने पास में रखो, ये एक बहुत ही स्पेशल बैल है। जब भी तुम्हारे ऊपर किस तरह खतरनाक अटैक हो जाए और तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो जोर जोर से इस बैल को बजाने की कोशिश करना। इस बैल के बजने के साथ ही तुम जिस किसी भी जगह पर होंगे हमें पता चल जाएगा तुम कहाँ पर हो, और फिर तब अगर हमारा मन करेगा तुम तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। जी सुनने के साथ ही शेन उस बैल को ले लेता है, उसे बजाता भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर आवाज गुजरने लगती है। ये आवाज इस अजीब से बर्तन जिसका नाम मेरा लाइफ पूल है इसके अंदर से आ रही होती है, लेकिन इसे शेन नहीं सुन सकता, केवल मेरा ही इसे सुन सकता है। इसे सुनने के साथ ही ये मेरा बोलने लगती है, सुन रहे हो ये आवाज कितना शानदार है, तुम जानते हो ये किस चीज की आवाज है। शेन कहता है आवाज, किस तरह की आवाज, मुझे तो कुछ आवाज नहीं आ रही। मेरा कहती है इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुमने एक बहुत बड़ी चीज को मिस कर दिया है, तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि इस चीज को सुन सको। ये कहने के साथ ही ये दोनों मेराज उड़ते हुए यहाँ चली जाती है। इन दोनों के जाने के बाद में शेन उस मेरे लाइफ पूल को देखता है और फिर कहने लगता है मुझे इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सही से पता लगानी है। सिस्टम तुम बताओ तुम इस बारे में क्या जानते हो। ये सुनने के साथ ही शेन को सामने की तरफ एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा होता है ये मेरा लाइफ पूल न केवल मेराज के लिए बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी टाइप के डीमंस एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी डीमन के हाथ में ये मेरा लाइफ पूल लग जाए तो उसकी मदद से वो कई सारी कल्चरिंग टेक्निक्स जैसे कि मास डीमन समनिंग, डीमन वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन, डिसेंट ऑफ मेरा लॉर्ड्स और डीमन रिइंकार्नेशन जैसी शानदार स्किल सीख सकता है। लेकिन वहीं अगर ये मेरा लाइफ पूल किसी ह्यूमन के पास में हो तो वो इनमें से केवल एक स्किल सीख सकता है जिसका नाम डीमन वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन है। शेन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे इस स्किल को मास्टर करना है। शेन के इतना कहने के साथ ही उसे एक और स्क्रीन शो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा है तुमने इस स्किल को मास्टर कर लिया है। जी देखकर शेन कहता है ये तो काफी आसानी से हो गया और काफी जल्दी भी, अब मेरे को यहाँ पर जो कुछ भी करना था वो सब कुछ हो चुका है, अब मैं केवल वेट कर सकता हूँ इन मेराज के वापस आने का। यहाँ पे इंतजार करने के बजाय शेन यहाँ सीधे अपने मिलिट्री कैंप के अंदर पहुंचता है जहाँ पर उसके साथ के बाकी कल्टिवेटर्स हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में शेन को एक बहुत ही अजीब सीन दिखाई देता है, जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उस सब के सब काफी ज्यादा उदास है। शेन को समझ में नहीं आता ये सब कुछ हो क्यों रहा है। वो जल्दी से अपनी मास्टर क्लास में आता है और उसे कहने लगता है मास्टर ये क्या हुआ, यहाँ पर चल क्या रहा है। फ्लोरा गोडेस बोलती है हम यहाँ से अपना कल्टिवेशन करने के लिए गए थे, सोरो ग्रैंड मास्टर और स्काई लॉर्ड दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते थे। सोरो ग्रैंड मास्टर तो अपना ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो चुका है, लेकिन स्काई लॉर्ड अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये सुनने के साथ ही शेन को एक धक्का सा लगता है, वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, इस वर्ल्ड के 3 सबसे ताकतवर सेंट में से एक सेंट अब इस वर्ल्ड में नहीं रहा। मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसके वजह से कल्टिवेशन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी स्काई लॉर्ड सेंट का जो ताकतवर है उन्हें तो ये कंप्लीट करना चाहिए था, वो इस चीज करने में कामयाब नहीं हुए। यानी इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सच में काफी खतरनाक है। एक तरफ तो हम किसी तरीके से अपना कल्टिवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब हमारे पास में सबसे ताकतवर एक सेंट कम हो गया। इसके साथ ही हम लड़ाई के अंदर वापस से काफी ज्यादा पीछे आ चुके हैं। शेन ये सोच रहा होता है तभी उसे आसमान से काफी सारे मीटियोर चीन में गिरते हुए दिखाई देता है। इसे देखकर शेन फ्लावर से पूछता है मास्टर ये क्या हो रहा है, पर्पल रॉब मैन तो अभी तक हमारे वर्ल्ड के अंदर है ही नहीं, वो तो अभी तक अपना कल्टिवेशन ही कर रहा है, फिर ये मीटियोर्स कौन गिरा रहा है। फ्लावर गोडेस बताती है पर्पल रॉब मैन के साथ में 2 लड़कियां भी हमारे वर्ल्ड के अंदर आई थी, वो 2 लड़कियां अभी भी हमारे वर्ल्ड के अंदर है, वही इन सबको कंट्रोल कर रही है।
जिसमें को शेन इन दोनों लड़कियों को याद करने लगता है। शेन ने उन्हें देखा था और फिर वो सोचता है उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी जो कुछ भी कर रही है वो करना नहीं चाहती। शायद से मैं उनसे बात कर ये सब कुछ रोक सकता हूँ। जिसमें शेन अपनी इसी इच्छा को फ्लावर गोडेस को बताता है, लेकिन फ्लावर गोडेस इस चीज के लिए मना कर देती है। वो कहने लगती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चाहे उनसे कितनी बात कर लो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। उन दोनों को कंट्रोल किया गया है और उन दोनों के ऊपर जो कंट्रोल मैजिक यूज हुआ है वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसा हो सकता है अगर तुमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो तुमसे बात करने की बजाय तुम पर ही अटैक कर दे। शेन कहता है हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से हमें मौका मिलता है अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने का और भी ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर्स को अपनी तरफ शामिल करने का, तो हमें इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। मुझे यकीन है मैं किस तरीके यूज करके उनके ऊपर जिस भी तरह कंट्रोल हुआ होगा उसे हटा सकता हूँ। फ्लावर गोडेस बोलती है मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि जब तुम फाइट के अंदर कूदते हो तो उस फाइट के अंदर करते करते ही तुम्हें समझ में आता है तुम्हें किस तरह की प्लानिंग को यूज करना है। मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तुम जो कुछ भी करोगे उसमें कामयाब हो ही जाओगे। शेन कहता है वैसे एक और चीज है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। फ्लावर गोडेस बोलती है बताओ क्या करना है। इस तरह शेन अपने पास से एक बाउल को बाहर निकालता है। ये वही प्याला है जो कि शेन को उन खंडरों के अंदर मिला था। यहाँ पर शेन इसके साथ में क्या करने वाला है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।